बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ मेहमान महाज़िर हाज़िरीन मजलिस, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज का प्रोग्राम ऑनलाइन रखा गया है। इसकी तफसील यूँ है, सबसे पहले कलाम पाक की तिलावत, आज के मेहमान अनीस मोहम्मद का तारुफ, उसके बाद मुक़र्रिर ख़िताब फरमाएंगे, फिर उन्वान के मुताबिक सवाल व जवाब की नशिस्त होगी। उसके बाद कलमात तशक्कुर के साथ प्रोग्राम का इख्तिताम किया जाएगा। प्रोग्राम का आगाज़ व इब्तिदा कुरान की तिलावत से किया जाता है। इस नेक खिदमत के लिए दावत दूंगा मौलाना शहाबुद्दीन साहब को। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قरीब। ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, मैं बताऊं तुमको वो तिजारत जो तुम्हें अजाब अलीम से बचा दे। ईमान लाओ अल्लाह उसके रसूल पर और जिहाद करो अल्लाह की राह में अपने मालों से और अपनी जानों से। यही तुम्हारे लिए बेहतर है अगर तुम जान सको। अल्लाह तुम्हारे गुनाह माफ़ फरमा देगा और तुमको ऐसे बागों में दाखिल करेगा जिनके नीचे नहरें बहती होंगी, और अबदी क़ियाम की जन्नतों में बेहतरीन घर तुम्हें अता फरमाएगा। यह है बड़ी कामयाबी। और दूसरी कामयाबी जो तुम चाहते हो वो भी तुम्हें देगा अल्लाह तबारक व तआला। अल्लाह की तरफ से नुसरत और करीब ही में हासिल होने वाली फतह अल्लाह तुम्हें अता फरमाएगा। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ईमान वालों को उसकी खुशखबरी दे दो। जज़ाकल्लाह खैर। मोहतरम सामईन, उर्दू कम्युनिटी बहरीन के प्लेटफॉर्म पे आज की तकरीर इम्पैक्ट ऑफ बिजनेस इन सोशल ट्रांसफॉर्मेशन की तफसीली नशिस्त में आप सभी का तहे दिल से खैर मकदम और इस्तकबाल करता हूँ। आज की नहायत कीमती और अहम लेक्चर के लिए जिन उन्वान का इंतखाब किया गया है वह बहुत ही मुफीद और समर आवर है। अगर उन्वान का तज्ज़िया किया जाए तो इसमें दो पहलू शामिल हैं। एक तिजारत, इसकी अहमियत, उसके असरात, फ़रोग़ के तरीक़े और उसके ज़रिए मिलने वाले रोज़गार। और दूसरा पहलू समाजी फलाह व बहबूद और सोशल डेवलपमेंट, चाहे तालीमी तरक्की हो, माली तरक्की, अखलाक़ी तरक्की या फ़िक्री तरक्की, इन सब की बड़ी अहमियत है। जब समाज हर एतबार से तरक्की याफ्ता होता है तो हर फर्द बल्कि शहर और मुल्क भी तरक्की याफ्ता होता है। इस्लाम ने दो पहलुओं पर अपने मानने वालों को उभारा है और इसकी तरगीब दी है
इससे बढ़कर इसको इबादत का दर्जा अता फरमाया है। जब हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा और सहाबा का मुताला करते हैं तो मालूम होता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबूवत से 20 साल पहले तिजारत से वाबस्ता थे। बतौर सादिक व अमीन पूरे जजीरतुल अरब में मारूफ व मशहूर थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तलबुल कसबिल इहलाल फरीज़तुन बादल फरीज़ा, यानी हलाल रोजी कमाना फ़र्ज के बाद एक फ़र्ज है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद भी तिजारत फरमाई और अपने असहाब को भी इस पर आमादा किया, इसलिए कि तिजारत ही से समाज की माशी तरक्की होती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताजिरों की माइशत में फ़रोग के लिए दुआ फरमाई। लिहाजा इस उन्वान पर तफसीली व मुफस्सल गुफ्तगू के लिए जिस शख्सियत का इंतखाब किया गया है नहायत ही मौजू है और काबिल सताइश, और हमारे लिए नहायत सआदत की बात है कि हम एक ऐसे शख्सियत को दावत देने जा रहे हैं जो मोहताज तारुफ नहीं, माहिर तालीम, माहिर तिजारत और हिंदुस्तान के नौजवान नौजवान नस्ल में अपनी पहचान रखते हैं। आपका गोवा जैसे मारूफ शहर से ताल्लुक़ है। आपने ग्रेजुएशन बिजनेस मैनेजमेंट से किया है। www.sehat.com ये आपका फैमिली बिजनेस है और दिगर शोबों में भी तिजारती सिलसिला है। इसलिए मुझे उम्मीद है कि आज का लेक्चर कीमती, मुफीद और मुस्लिम मुआशरे की तरक्की और बहबूद के लिए संगमिल साबित होगा। मेरी मुराद आज के मेहमान स्पीकर जनाब अनीस मोहम्मद साहब हैं। बड़े अदब व एहतराम के साथ दावत देता हूं कि आप हमारे नाजरीन के सामने जलवा अफरोज हों और आज के उन्वान इम्पैक्ट ऑफ बिजनेस इन सोशल ट्रांसफॉर्मेशन पर इजहार ख्याल फरमाए। जनाब अनीस मोहम्मद साहब। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वब्तगी फीमा आताकल्लाहु दारल आखिरत वला तंसा नसीबका मिनद दुनिया व अहसिन कमा अहसनुल्लाहु इलैका वला तबगिल फसाद फिल अर्ज़ इन्नल्लाहा ला युहिब्बुल मुफसिदीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अजीज दोस्तों, ये अल्लाह ताला का फजल है। अच्छा, ये ऑडिबल हो ना, मतलब आवाज आ रही है? जी आवाज आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह। आ रही आवाज आ रही है। ये तो अजीज दोस्तों, अल्लाह का फजल है कि उसने हमें मुसलमान बनाया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाया। और उसका ये भी फजल है कि मिल्लत में जो लोग सोसाइटी के चेंज के लिए काम करते हैं, उस महज़ब ग्रुप का जो है एक हिस्सा बनाया और उसमें शामिल किया। तो आज का ये जो उन्वान है, इम्पैक्ट ऑफ बिजनेस ऑन सोशल ट्रांसफॉर्मेशन, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि किस तरह जो है बिजनेस पूरे सोसाइटी को तब्दील करने में, उसको ट्रांसफॉर्म करने में और उसका क्या इम्पैक्ट होता है, तो उसके ताल्लुक से कुछ चीज़ें डिटेल में हम लोग स्टडी करेंगे। हम लोग जानते हैं कि बिजनेस का इम्पोर्टेंस क्या है और हम लोग ये भी जानते हैं कि सोशल ट्रांसफॉर्मेशन वो कितना जो है अहमियत रखता है। अल्हम्दुलिल्लाह, इसका इम्पोर्टेंस को सामने रखते हुए इकात में एक विंग भी शुरू किया है और अल्हम्दुलिल्लाह इसका इम्पोर्टेंस और मिल्लत में सीरियसनेस के ताल्लुक से हम लोग देखते हैं कि उस ताल्लुक से काम हो रहा है। एजुकेशन और इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट, हम लोग ये देखते हैं कि एजुकेशन में अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट 15-20 साल में मिल्लत में काफ़ी सारे इदारे सामने आए हैं, काफ़ी सारे इंस्टीट्यूशन सामने आए हैं और हम लोग देखते हैं कि इवन जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, जैसे आईएएस है, आईपीएस है या आईएफएस है, तो और बाकी दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में मुसलमान काफ़ी जो है तरक्की कर रहे हैं। तो एजुकेशन में अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा खासा इम्प्रूवमेंट हुआ है और ज़रूरत इस बात की है कि इकोनॉमिक फील्ड में, बिजनेस के फील्ड में भी हम लोग उसी तरह जो है इसका इम्पोर्टेंस को समझते हुए इसमें जो है हमारा रोल और किरदार निभाना है।
लेकिन ये बात भी अहम है कि सिर्फ एजुकेशन और बिजनेस में आगे होने से जो है मुसलमानों का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। मौलाना सदरुद्दीन इस्लाही वो अपने किताब में लिखते हैं कि अगर हर मुसलमान बच्चा जो है पीएचडी हासिल करे और हर मुसलमान जो है एक बिलियनर बने तो भी जो है मुसलमानों का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा, जब तक कि उसके अंदर जो है जो ओरिएंटेशन है लाइफ का और पर्पस ऑफ लाइफ है वो जो है वाजे ना हो जाए। इसकी मिसाल हम लोग देखते हैं कि आज बहुत सारे हमारे मिल्लत में भी डॉक्टर्स हो, इंजीनियर्स हो, पीएचडीज हो, बहुत सारे हैं। और माल के ताल्लुक से हम लोग देखते हैं कि अल्लाह ताला ने इतना बेहिसाब, लेकिन चूंकि पर्पस ऑफ लाइफ याद नहीं है या ओरिएंटेशन सही नहीं है, शऊर सही नहीं है, इसीलिए हम लोग देखते हैं कि इतना माल और इतना मतलब दुनिया के जो रिसोर्सेस हैं उस पे बैठने के बावजूद भी जो है हम लोग आज देखते हैं कि मुसलमानों का हालत क्या है। एंटरप्रेन्योरशिप के ताल्लुक से ये काफी मतलब हम लोग स्पीचेस भी सुनते आए हैं और रेगुलरली इसके ताल्लुक से भी बातें आई हैं। लेकिन उसको सिर्फ ब्रीफली कुछ चीजें मैं आपके सामने रखूंगा। एक तो ये है कि जो हदीस है जिसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि रिस्क के जो 10 दरवाजे हैं उसमें 9 जो है तिजारत से हैं। और एक हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जो सच्चा और अमानत ताजिर होगा वो नबियों और सिद्दीकों और शोहदा के साथ जो है उठाया जाएगा। ये काफी सारे हदीस जो इसके इम्पोर्टेंस बयान करते हैं उसको भी हम लोग बारहा सुनते हैं। और माल की मजम्मत की हदीसें भी हम लोग सुनते हैं, जिसमें माल की मजम्मत की हदीसों के भी काफी सारे हमारे खुतबात में और जुमा के खुतबे में वगैरह कहा जाता है। लेकिन वही है कि जब आदमी माल के पीछे लगता है और वो उसको इस्लाम से दूर करता है, इस्लाम से उसके इबादत से गाफिल करता है, तो वो माल जो है उसके लिए फितना बनती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लेकिन जैसे दौलत से पनाह मांगी है उसी तरह गुर्बत से भी जो है पनाह मांगी है, क्योंकि गुर्बत भी हम लोग देखते हैं वो भी जो है इस्लाम से दूर करने का बाइस बन सकता है। तो माल जिस तरह फितना है उसी तरह हम लोग देखते हैं इल्म भी एक बहुत बड़ा फितना है, लीडरशिप एक बहुत बड़ा फितना है। तो हम लोगों को दोनों पॉजिटिव्स जो है स्टडी करना है। मतलब अगर हम लोग उसमें गफलत बरतेंगे तो जाहिर बात है कि वो हमारे लिए फितना है। लेकिन अगर हम लोग सोशल चेंज के लिए बिजनेस करते हैं, माल कमाते हैं, अपना बिजनेस आगे बढ़ाते हैं, तो वो अल्लाह के यहाँ जो है कि इबादत जो है कहलाता है। हम लोग ये भी जानते हैं कि जो 10 अशरे मुबशरा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दुनिया में बताए थे उसमें 4 जो है बड़े ताजिर थे। आज के ज़माने में हम लोग बोल सकते हैं कि बिलियनर्स जो है वो हुआ करते थे। और इसका डिटेल्स जो है जो तबकात इब्ने साद ने जो बायोग्राफी लिखी है तो उसमें पूरा डिटेल में समझा है कि किस का सहाबी का आज के ज़माने में अगर कन्वर्ट मतलब क्या क्या जो है बिजनेस वो करते थे और कितना दौलत जो है उन पे हुआ करता था। हम लोग ये भी जानते हैं कि इस्लाम को इनिशियली दुनिया में जो फैला उसमें तिजारत का भी एक बहुत बड़ा जो है हाथ है। जो साउथ इंडिया में जो इस्लाम फैला वो जो तिजारत के लिए जो सहाबी आए थे उनके जो तिजारत को देख के, उनके अमाल और अखलाक को देख के जो है बहुत सारे लोगों ने इस्लाम कबूल किया। इसी तरह जो साद बिन अबी वक्कास के ताल्लुक से आता है कि चाइना तक जो सहाबियों का एक ग्रुप गया तो उसमें जो वहाँ के किंग थे वो बहुत ही इम्प्रेस हुए थे और उनको अच्छी तरह हॉस्पिटैलिटी वगैरह देख के इस्लाम को फैलने में वहाँ पे भी जो तिजारत है वो जो है काम आती है। इवन नाइजीरिया होने दो या दीगर अफ्रीका के ममालिक होने दो, तो तिजारत के थ्रू भी जो है इस्लाम काफी सारा इनरोड्स पूरे दुनिया में जो है किया है। तो एंटरप्रेन्योरशिप के ताल्लुक से ये चंद ब्रीफ बातें थी जो आपके सामने रखनी थी। उसके बाद ये है कि अल्लाह ताला ने जब ये दुनिया बनाने का फैसला किया और फरिश्तों के सामने अल्लाह ताला ने जब ये कहा कि मैं एक मखलूक पैदा करने वाला हूँ, तो फरिश्तों ने कहा ए अल्लाह हम लोग ऑलरेडी तेरे जिक्र व अस्कार कर रहे हैं, तो फिर अलग से मखलूक करने की क्या ज़रूरत है? और उन्होंने एक खदशा भी ज़ाहिर किया कि ये जो मखलूक तू पैदा करेगा वो दुनिया में जो है फ़साद करेगा। लेकिन अल्लाह ताला फरमाता है कि मैं वो चीज़ें जानता हूँ जो तुम जो है नहीं जानते। तो इसमें जो बेसिक चीज़ है वो ये है कि फ़साद फ़िल अर्ज़। और दुनिया में जो हम लोग देखते हैं आज जो पूरा तबाही है दुनिया में, जो जो अंदेशा और जो खदशा फरिश्तों ने अल्लाह ताला के सामने रखा था कि ये मखलूक जो है
फसाद फैलाएगी, तब अल्लाह ताला ने कहा कि उसमें मेरे बंदे ऐसे होंगे जो ये फसाद फिल अर्ज को जो है रोकेंगे। ये पूरा जो दुनिया में तबाही आई हुई है हर एस्पेक्ट से, उसको रोकने वाले जो है मेरे बंदे उसमें होंगे। अल्लाह ताला कुरान में कहता है कि ये जितने भी नेचुरल रिसोर्सेस हैं, वो अल्लाह ताला ने इंसानों के ज़रूरत के लिए जो है पैदा किया है। और ये अल्लाह ताला ने बार-बार जो कुरान में कहा है कि मैंने इसको जो है मुसख्खर कर दिया, सूरज को मुसख्खर कर दिया, चाँद के लिए मुसख्खर कर दिया। तो इन सब का जो है एक पैटर्न और एक रेंज अल्लाह ताला ने जो है फिक्स किया है कि सूरज अगर वो गर्मी देगी तो उसको वो ये लिमिट में ही जो है गर्मी देगी, या जो पूरा वाटर साइकिल है उसका भी ये रोल रहेगा। तो अल्लाह ताला ने उसको जो है इंसानों के ज़रूरत के लिए मुसख्खर कर दिया है। और अल्लाह ताला ने बाहरा ये कहा है कि इंसानों को मेरे जो बंदे हैं वो इसको जो है कंट्रोल करेंगे। तो ये रिसोर्सेस को मुसख्खर करने का मतलब ये है कि उसमें जो उलमा इकराम है उन्होंने दो मतलब दिए हैं। एक तो ये है कि इंसान के फायदे के लिए है, और दूसरा उसका जो मीनिंग है कि हम लोगों को उसका जो है कंट्रोल लेना है, हार्नेसिंग ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज जिसको कहते हैं, तो वो हम लोगों को लेना है। लेकिन आज हम लोग देखते हैं कि जितने भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हो रहे हैं या जितने भी रिसर्च हो रहे हैं, चाहे वो सोलर सिस्टम में हो या जो अंडर वाटर जो रिसर्च हो रहे हैं, वो पूरा वेस्ट जो है उसके ऊपर कर रही है। जितने भी जो डेटा है, स्टैटिस्टिकल डेटा है कि सूरज कितना दूर है, वो कितना गर्मी देती है, या अंडर वाटर जितने भी जो समंदर में मछलियां अल्लाह ताला ने बनाए हैं या जो रिसोर्सेज अल्लाह ताला ने बनाए हैं, वो पूरा हम लोगों को वेस्ट की तरफ से जो है आ रहा है। या जो जमीन में वाटर साइकिल है या जो क्रॉप्स है, सॉइल है, ये सारे चीजें जो है वेस्ट आज इसका रिसर्च करके हम लोगों को बता रहा है। तो ये जो मुसख्खर करने का जो चीज है, जो कंट्रोल करने का चीज है, वो अल्लाह ताला कहता है कि इसको जो है इंसान इसको जो है कंट्रोल करे, और अच्छे लोग इसको कंट्रोल करेंगे तो दुनिया में जो है अच्छाई फैलेगी। अगर इसको खराब लोग जो है इसको कंट्रोल करेंगे तो जाहिर बात है कि ये मतलब जो डिस्ट्रक्शन आज हम लोग जो देख रहे हैं वो आज इसी वजह से है कि खराब लोग इसको जो है कंट्रोल कर रहे हैं। तो ये जो तस्कीर और तकबीर है, वो अगर मुसलमानों के हाथ में हो, जो लोग ईमान लाए हैं उनके हाथ में हो, तो वो ये दुनिया को जो है ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचा सकते हैं। जब मुसलमानों ने एक लंबा अरसा दुनिया के ऊपर रूल किया, जिसको हम लोग गोल्डन एज ऑफ मुस्लिम कहते हैं, तो उसमें हम लोग देखते हैं कि ये जितने भी रिसोर्सेस हैं उसके ऊपर मुसलमानों का कब्जा था, और वही लोग जो है अल्लाह ताला की बड़ाई और अल्लाह ताला का जो है शुक्रिया अदा करते थे। तो तकबीर भी मुसलमानों के पास था और तशकीर भी जो है मुसलमानों के पास था। लेकिन जब से ये वेस्ट इसके ऊपर और रिसर्च करना शुरू किया और मुसलमान सिर्फ तकबीर और जो इन्वर्टेड कॉमास में जो इबादत का जो कॉन्सेप्ट है उसमें जब चले गए, तो हम लोग देखते हैं कि दुनिया में जो अननेचुरल डिस्ट्रक्शन ऑफ रिसोर्सेज जो हुआ, तो ज्यादा से ज्यादा जो है दुनिया को नुकसान हुआ है। और आज हम लोग देखते हैं कि जितने भी जो टॉप माइंड्स हैं, जो स्टूडेंट्स जो बड़े बड़े यूनिवर्सिटी से निकल के आते हैं, तो सबसे ज्यादा जो पैकेजेस जिनको मिलता है वो एक तो आर्म्स एंड एमिनेशंस है, या तो फार्मा इंडस्ट्री है, या तो फाइनेंशियल जो इंस्टीट्यूशंस हैं। तो ये ऐसे इंडस्ट्रीज हैं जो दुनिया के टॉप माइंड्स ये लोग जो है पिक करते हैं, ज्यादा से ज्यादा पैकेज देकर इनको लेते हैं, और उनके जो मफाद है, उन ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाना जो उनका मकसद है, जो ऑब्जेक्टिव है, उसके लिए जो है इस्तेमाल करते हैं। और इसकी वजह से हम लोग देखते हैं कि जो इकोलॉजिकल क्राइसिस है, एनवायरमेंटल क्राइसिस है, ये सारा जो है दुनिया में बढ़ते जा रहा है। तो फसाद फिल अर्ज का जो बुनियादी रीजन है वो यही है कि जो तशकीर और तदबीर जो दोनों मुसलमानों के हाथ में होना था, वो आज स्प्लिट होने की वजह से, और जो लोग अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने की वजह से हम लोग देखते हैं कि ये सारे चीजें हो रही हैं। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है सूरह गाफिर में
वलकद अरसलना मूसा बिआयातिना व सुल्तानुम मुबीन इला फिरौन व हामान व कारून फ़कालू साहिरुन कज़्ज़ाब। तो अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कि हमने मूसा अलैहिस्सलाम को फिरौन और हामान और कारून की तरफ अपने निशानियों के साथ भेजा, मगर उन्होंने कहा ये साहिर और कज़्ज़ाब है। तो दुनिया में हमेशा तीन सोसाइटी में दुनिया में हमेशा तीन पावर्स जो है कंट्रोल करते हैं, चाहे वो कदीम जमाना हो या नया जमाना हो। हम लोग देखते हैं कि सोसाइटी में तीन फोर्सेस मेजर रोल प्ले करते हैं। तो इसको बहुत सारे उलमा इकराम ने जो है जो ट्रांसलेट किया है या जो इसको एक्सप्लेन किया है, वो एक तो यह है कि जो पॉलिटिकल फोर्सेस जो होते हैं, जिसको फिरौन से हम लोग ताबीर कर सकते हैं, हामान जो माइंड पावर है, जो इंटेलेक्चुअल पावर है, और कारून जो है वो बिजनेस पावर है और वो फाइनेंस का जो है पावर है। तो ये तीन फोर्सेस जो है हमेशा सोसाइटी में मेजर रोल प्ले करते हैं। और अल्लाह ताला कहता है कि मूसा अलैहिस्सलाम को एक फोर्स के मानिंद जो है ये तीन पावर्स की तरफ जो है भेजा गया। और इसको अगर हम लोग आज के कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे, हिंदुस्तान के कॉन्टेक्स्ट में आज भी जो तीन पावर्स जो कंट्रोल करते हैं, पॉलिटिकल पावर हम लोग जानते हैं कि जो मोदी है, अमित शाह है, या जो हामान का जो पावर है, जो माइंड और इंटेलेक्चुअल पावर है, वो आरएसएस की है। और जो बिजनेस का या फाइनेंस का जो पावर है, वो अदानी अंबानी से हम लोग जो है ताबीर कर सकते हैं। तो ये हमेशा सोसाइटी में जो है तीन फोर्सेस रहे हैं जो दुनिया को दुनिया के गला घोटने में, फसाद फिल अर्ज फैलाने में और अपने मफाद के लिए जो दुनिया को बर्बाद करने में। तो हमारा जो दुनिया में जो पर्पस है, जो मकसद है, जैसे अल्लाह ताला ने अंबियाओं को भेजा ऐसे फोर्सेस के लिए, तो हमारा भी काम है कि हम लोग जो सोशल ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं, दुनिया को चेंज करने की बात करते हैं, तो उसमें बिजनेस और जो फाइनेंशियल पावर है वो एक अहम रोल जो है प्ले करता है। और आज के तारीख में हम लोग सब लोग जानते हैं कि किस तरह जो अदानी एक बिजनेस पावर जो उभरा है, वो किस तरह दुनिया के मतलब इंडिया के जो पॉलिटिकल एलाइट्स हैं या जो पॉलिसीज जो बन रही हैं, वो सारे चीजें जो है इनके थ्रू होती हैं। उसके बाद अगर हम लोग हिस्ट्री का मुताला करेंगे, तो जितने भी एम्पायर्स या जितने भी ग्रुप्स जिन्होंने दुनिया के ऊपर डोमिनेट किया, तो उसमें जो है एक ट्रेडिंग और बिजनेस जो है उनका एक अहम एस्पेक्ट रहा है। उसका एक तीन एग्जांपल आपके सामने रखना चाहूंगा। सबसे पहले तो जो अरब ट्रेडर्स से वो जब दुनिया के ऊपर डोमिनेट करना शुरू किए, तो हम लोग देखते हैं कि ये पूरा सिल्क रूट जो आज चाइना भी वन बेल्ट वन रूट की बात करता है, वो जो सिल्क रूट के ऊपर वो जो काम कर रहा है, वो मुसलमान जो है उसके ऊपर कंट्रोल करते थे। और मुसलमान जब बिजनेस करते थे, तो हम लोग देखते हैं कि जो दुनिया में मेजर चीजें जो ट्रेडिंग होती थी, उसमें सिल्क है, स्पाइसेस है, सेरामिक्स है, प्रेशियस मेटल है। तो इसमें मुसलमान ताजिर जो है पूरे दुनिया में इसका तिजारत करते थे। और ये जो जितने भी स्ट्रेटेजिक ट्रेड रूट्स थे, उसके ऊपर जो है मुसलमानों का कब्जा था। और इसमें जो मेजर सिटीज जैसे बगदाद है, दमस्कस है, कायरो है, ये उस वक्त के जो है मेजर स्ट्रेटेजिक रूट्स हुआ करते थे। और इसके जरिए से हम लोग देखते हैं कि जो इस्लामिक इन्फ्लुएंस और मुस्लिम इन्फ्लुएंस जो पूरे दुनिया में स्प्रेड हुआ है, वो इन्हीं के जो है तिजारती काफिलों के साथ, इन्हीं के जो तिजारत के इन्होंने अड्डे बनाए थे या जो सेंटर्स बनाए थे, उसमें हम लोग देखते हैं कि ये सारा इन्फ्लुएंस बढ़ा है। और जो कल्चरल इन्फ्लुएंस जो मुसलमानों ने आर्ट में, साइंस में, फिलोसफी में, ये पूरा जो रोल जो है इसी बिजनेस में जो है रहा है। इवन हिंदुस्तान में जो 1000 साल से जो मुसलमानों का रूल रहा, जिसमें मुगल एम्पायर और दूसरे एम्पायर्स ने यहाँ पे जो रूल किया, तो उसमें देखते हैं कि सिविलाइजेशन का हर एस्पेक्ट जो है इन्होंने टच किया है। चाहे वो फूड हो, जितने भी फूड हैं हम लोग आज, जितने भी पॉपुलर फूड हैं, वो भी मुसलमानों का देन रहा है। जो इरिगेशन सिस्टम या दूसरे जो सिस्टम है, उसमें भी मुसलमानों का रोल रहा है। या जो ड्रेसेस जो आज जितने भी अलग अलग टाइप के ड्रेसेस जो पॉपुलर हैं, वो भी मुसलमानों का रहा है। तो सिविलाइजेशन के हर एक एस्पेक्ट को जो है मुसलमानों ने टच किया हो, चाहे वो अरब ट्रेडर्स के जमाने में हो या मुसलमानों का जो हिंदुस्तान में रूल रहा है उसमें जो है रहा हो।
उसके बाद हम लोग देखते हैं कि ये जो यूरोपियन पावर्स जब यूरोप से बाहर निकलते हैं और कॉलोनाइजेशन का एक दौर शुरू होता है, तो उसमें हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले वो जो है एक बिजनेस सेंटर, ट्रेडिंग सेंटर एस्टेब्लिश करते थे। फिर उसके जरिए से पूरा पॉलिटिकल डोमिनेंस और पॉलिटिकल गेन उन्होंने जो है हासिल किया। अगर हिंदुस्तान में अगर हम लोग देखेंगे तो ब्रिटिश जब पहले आए तो उन्होंने कलकत्ता में ईस्ट इंडिया कॉरपोरेशन शुरू किया। पहले कलकत्ता में, फिर मद्रास, बॉम्बे, ये सारे जो स्पाइसेस थे, टेक्सटाइल्स थे, और ये पूरा यहाँ से जो है यूरोप ये लोग लेके जाते थे। और उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं कि धीरे धीरे अलग अलग वॉर्स के जरिए से ये पॉलिटिकली डोमिनेट होते रहे और फिर पूरे हिंदुस्तान पर जो है इन्होंने रूल किया। इसी तरह जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी जो केप टाउन साउथ अफ्रीका में ये शुरू करते हैं, फिर धीरे धीरे जो है इसको पूरे कंट्री को कंट्रोल करते हैं। इसी तरह केन्या में जब पोर्चुगीज गए तो फोर्ट जीसस उनका सेंटर बना, फिर धीरे धीरे जो है वो केन्या और दीगर कंट्रीज को जो है उन्होंने कंट्रोल करना शुरू किया। तो ये एक यूरोपियन एम्पायर्स की एक लंबी हिस्ट्री रही है, किस तरह उन्होंने जो है सोसाइटीज को कंट्रोल किया और वहाँ पे अपना कॉलोनियल रूल वहाँ पे शुरू किया। अगर हम लोग एक ग्रुप है मारवाड़ीज जो सब लोग जानते हैं, तो उनका भी अगर हम लोग हिस्ट्री देखेंगे, मारवाड़ असल में एक ड्राई इलाका है और वहाँ पे बिजनेस के स्कोप भी नहीं है और एग्रीकल्चर भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो ये लोग जो है वहां से फिर निकले। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जब पहले कलकत्ता में आई तो उन्होंने देखा इस अपॉर्चुनिटी को और पूरा मतलब मारवाड़ जो राजस्थान में है, कलकत्ता तक जो है ये पूरा नेटवर्क इन्होंने शुरू किया। और मारवाड़ रीजन से कलकत्ता में जितने सिटीज आते हैं, चाहे वो आगरा हो, दिल्ली, कानपुर, वाराणसी, इलाहाबाद, पटना, कलकत्ता, ये पूरे शहर को जो है ये लोग डेवलप करते गए। यूट्यूब में बहुत सारे इनके ऊपर वीडियोस हैं, सीरीज हैं कि किस तरह मारवाड़ी ईस्ट इंडिया कंपनी में इनका शुरू हुआ और पूरे जो डेवलप हुए किस तरह से हुए। इसमें इन्होंने ये किया कि जैसे जैसे लोग मारवाड़ से कलकत्ता जाते रहे, तो ऑन द वे जितने भी स्टॉप्स आते थे, जैसे दिल्ली है, कानपुर है, इलाहाबाद है, तो यहाँ पे इनके अकोमोडेशंस इन्होंने खोला, शुरू किया। फिर फाइनेंशियल सेंटर्स, क्योंकि जो लोग कलकत्ता जाते थे उनको बीच में फाइनेंस की जरूरत पड़ती थी, वो लोग यहाँ से फाइनेंस सेंटर्स भी उन्होंने ओपन किया। फिर वेयर हाउसेस है, स्टोरेज फैसिलिटीज है, ट्रैवल एजेंसीज है, ट्रांसपोर्ट है, एजुकेशनल चैरिटी इंस्टीट्यूशन, ये सारा जो है इन्होंने यहाँ पे डेवलप किया। और इस तरह जो है पूरा हम लोग देखते हैं कि एक मारवाड़ी कम्युनिटी आज सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं बल्कि पूरे दुनिया में ये लोग जो है अच्छा खासा इम्पैक्ट करते हैं सोसाइटीज को। तो ये जो चीजें हैं, मतलब हम लोगों को स्टडी करने की जरूरत है, क्योंकि जितने भी जो ग्रुप्स हैं या बिजनेस ग्रुप्स हैं, जब वो उनका उरूज हुआ तो इस तरह से जो है वो लोग डेवलप करते गए। उसके बाद जब सोशल ट्रांसफॉर्मेशन की बात आती है तो हम लोग देखते हैं कि जो दुनिया में अगर टॉप 5 अगर इंडस्ट्रीज है, तो वो दुनिया का मेजर रिसोर्स जो है कंट्रोल करती है। और हम लोग देखते हैं कि यही टॉप 5 इंडस्ट्रीज हैं जो दुनिया के निज़ाम को भी चलाती हैं और कंट्रोल करती हैं। इसमें सबसे पहले तो आर्म्स इंडस्ट्री है, उसके बाद ऑयल एंड गैस है, उसके बाद टेक्नोलॉजी है, उसके बाद फाइनेंशियल सर्विसेज है, उसके बाद फार्मा और जो है हेल्थ इंडस्ट्री है। और इसमें भी अगर हम लोग टॉप 3 या टॉप 5 कंपनीज अगर देखेंगे तो मैक्सिमम जो कंपनीज हैं वो जो है ज्यूस कंट्रोल करते हैं। और आज आज हम लोग जो कहते हैं कि ज्यूस रन द वर्ल्ड बाय प्रॉक्सी, तो उसमें हम लोग देखते हैं कि इनका जो अहम रोल है, जितने भी बड़े टॉप 5 सेगमेंट्स हैं, अगर हम लोग आर्म्स इंडस्ट्री में देखेंगे तो लॉकहीड मार्टिन है, बोइंग है, बीएई, नॉर्थ ग्रुप, ये सारे कंपनीज हैं जो ये लोग चलाते हैं। ऑयल एंड गैस में अरामको है, एक्सन मोबिल है, रॉयल डच है, बीपी है, ये बड़े नाम हम लोग देखते हैं। टेक्नोलॉजी में सब लोग जानते हैं कि एप्पल है, माइक्रोसॉफ्ट है, अमेजोन, गूगल, फेसबुक, ये लोग हैं। फाइनेंस में जो जेपी मॉर्गन है, बैंक ऑफ अमेरिका, और स्पेशली कोविड में इसका बहुत ही चर्चा हुआ, फार्मा इंडस्ट्रीज,
जो फाइजर है, जॉनसन एंड जॉनसन, नोवार्टिस, ये सारे कंपनीज हैं जो इसको रूल करते हैं। तो हम लोग जब फसाद फिल अर्ज की बात करते हैं तो इसमें ये मेजर कंपनीज हैं जो पूरे दुनिया को, निज़ाम को कंट्रोल करने में, उसको चलाने में, उसको डायरेक्शन देने में इनका जो है बहुत बड़ा हाथ होता है। तो ज़रूरत इस बात की है कि हम लोग ये जो बड़े इंडस्ट्रीज हैं जो दुनिया को चलाते हैं उसके ऊपर स्टडी करें, गौर करें, और हम लोग बहैसियत जो चेंज मेकर्स हैं, जो सोसाइटी को तब्दील करना चाहते हैं, तो हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं और किस डायरेक्शन में हम लोग काम कर सकते हैं, उसके ऊपर सोचना, गौर करना, बात करना जो है बहुत ज़रूरी है। हम लोग देखते हैं कि मुसलमान गल्फ में काफी सालों से, 30-40 साल से जो है काम करते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा तबका है जो जॉब में जो है जॉब ओरिएंटेड है, मतलब जॉब्स जो है करते हैं। वही अगर कंपैरेटिवली हम लोग देखते हैं दूसरे कम्युनिटीज, वो ज्यादातर दुबई आप लें या दूसरे जीसीसी कंट्रीज लें तो मैक्सिमम जो है बिजनेस में है। और आज जितना भी जो दुबई में हम लोग जो देखते हैं कि हिंदूज को प्रमोट किया जा रहा है, टेम्पल्स के लिए जगह दी जा रही है, और इनके बहुत सारे चीज़ों को एक्सेप्ट किया जा रहा है, इनके कल्चर को प्रमोट किया जा रहा है। तो उसका एक बहुत बड़ा रीज़न है कि उन्होंने जो बिजनेसेस है और अपने, क्योंकि जो जीसीसी है, स्पेशली दुबई वगैरह है, एक फाइनेंशियल हब है, और उसमें इन्होंने जितना बिजनेस किया, जितना पैसे की रोलिंग की, तो उसका भी, हालांकि दुबई में जो है मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है, आप ऑफिशियली हवाला वगैरह नहीं कर सकते, लेकिन हम लोग भी जानते हैं कि पूरा दुबई का जो सेटअप है वो पूरा हवाला के ऊपर जो है मेजरली बेस्ड है, और जिस दिन हवाला बंद होगा तो दुबई की इकोनॉमी जो है कोलैप्स होगी। लेकिन उसमें हम लोग देखते हैं कि ये लोगों ने किस तरह उसमें बिजनेस करके फिर कैसे जो वहाँ की लीडरशिप है उनको मजबूर किया कि वो लोग हिंदूज के टेम्पल्स को, उनके अकीदों को वगैरह जो है प्रमोट करें। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि इवन जो आरएसएस और उसके जो ऑफशूट्स हैं, जो दीगर ऑर्गेनाइजेशन हिंदुत्व के जो वेस्ट में काम करती हैं, तो उसमें भी एक मेजर जो रोल है वो ऐसे ही बिजनेसमैनों का और ऐसे ही फिलांथ्रोपिस्ट का है जो इस तरीके के अपने एक्टिविटीज को जो है सपोर्ट करते हैं। हालांकि हम लोग जानते हैं कि जो मोदी का जो पूरा 10 साल का जो रूल रहा है, किस तरह हर चीज में जो है फेलियर रहा है, लेकिन आज भी वेस्ट का कोई भी, मतलब आज भी हम लोग देखते हैं कि वहाँ के जो प्रेसिडेंट से लेके दूसरे मिनिस्टर, सेनेटर, सब लोग जो है इंडिया की तारीफ करते हैं। इंडिया को जो है इस तरह देखा जाता है कि मोदी ने जो है 10 साल में बहुत ही हैरत अंगेज जो है कारनामे किए, और इकोनॉमिकली बहुत ही जो है इंडिया आगे बढ़ रहा है। हालांकि उनको भी मालूम है, लेकिन यही जो नेटवर्किंग है, लॉबिंग है, एडवोकेसी है, जो आरएसएस और उसके ऑफशोर्स ग्रुप्स जो काम करते हैं, जिसकी वजह से ये लोग जो है इस तरीके के स्टेटमेंट देने पर मजबूर हैं। इवन जो मोदी के 10 साल के टेन्योर में अब तक उसको जो है स्टेट डिनर मतलब गवर्नमेंट ऑफिशियली जो है डिनर देती है, तो ये जस्ट 2 साल पहले जो है स्टेट डिनर उनको दिया गया, और उसमें भी ये बात आई कि जो बाइडन है उसको $5 मिलियन जो है दिए गए ताकि वो स्टेट डिनर जो है दे। तो ये सब मतलब ऑफिशियल न्यूज़ तो नहीं है, लेकिन बहुत सारे जो इंटरनेट में जो सर्कुलेट हो रहा है, तो इस तरह से लॉबिंग करना, एडवोकेसी करना, बहुत उसके लिए पैसे लगते हैं, और हम लोग देखते हैं कि यही बिजनेसमैन है जो आरएसएस के सपोर्टर्स हैं, जो इस तरीके के एक्टिविटीज में अपना जो है पैसा खर्च करते हैं। इसी तरह जो सिख इन्फ्लुएंस कनाडा में है, हम लोग देखते हैं कि अच्छा खासा जो उनका इन्फ्लुएंस है, और फार्मर्स प्रोटेस्ट, सब लोग जानते हैं कि 1 साल से ज्यादा फार्मर्स प्रोटेस्ट चला, लेकिन वो इंटरनेशनल इवेंट तब बना जब रिहाना ने जो है उसके ऊपर एक ट्वीट किया। हालांकि सिर्फ 6 वर्ड्स का वो ट्वीट था, लेकिन उसमें भी जो बात आई कि तकरीबन $18 मिलियन जो है उसको पे किए गए। तो जब हम लोग एडवोकेसी की बात करते हैं या इस तरीके के चीज़ों की बात करते हैं, तो इसमें जो है ज़रूरत लगती है, और इसको ऐसे ही बड़े बड़े बिजनेसमैन और उनका जो नेटवर्क होता है, तो वो इस तरह से जो है बिहाइंड द सीन काम करता है। तो आज हम लोग देखते हैं कि मुसलमानों के ऊपर इतना जो जुल्म हो रहा है, ज्यादती हो रहा है, जो
दिन ब दिन जैसे ही इलेक्शन नजदीक आ रहा है वो ज्यादा ही हो रहा है। और लेकिन कोई भी इस तरीके के एडवोकेसी हमारा ग्रुप नहीं है जो इंडिया के बाहर है, चाहे वो जेसीसी में हो, वेस्ट में हो, यूके में हो, यूएस में हो, जो इस तरह इसको जो है रोक सकता हो या ऐसे न्यूज को या रिपोर्ट्स को जो है प्रमोट कर सकता हो। तो ये भी एक बहुत बड़ा एरिया है जिसके ऊपर हम लोगों को काम करना चाहिए। और हम लोग जब बिजनेस की इम्पैक्ट की बात करते हैं तो ऐसे ही एरियाज हैं जिसमें जो है काम करने की जरूरत है। तो ये कुछ ग्लोबल चीजें मैंने आपके सामने रखी हैं। उसके अलावा अगर हम लोग खुद हिंदुस्तान का देखेंगे, इलेक्शन जैसे ही मतलब जितने भी जो सर्वे वगैरह निकाले गए, लोगों से बात किया गया, सब लोगों का यही मुद्दा था कि अनएम्प्लॉयमेंट। और जॉब्स के ताल्लुक से हम लोग जानते हैं कि पूरा मतलब सत्यानाश किया हुआ है जॉब्स का। जो अनएम्प्लॉयमेंट का रेट है सबसे लोएस्ट है। और लेकिन ये एक चीज ये भी है गौर करने की कि इंडिया इतना बड़ा इकोनॉमी है, इतनी बड़ी मार्केट है, और सब लोग जो है जब भी मार्केट की बात करते हैं तो इंडिया की बात करते हैं, क्योंकि जो 130 140 करोड़ जो लोग हैं वो दुनिया में जो है वन ऑफ द बिगेस्ट मार्केट है। आप कोई भी कंपनी जब बड़े मार्केट को देखता है तो सबसे पहले उसके लिस्ट में जो है इंडिया होता है। और इवन जो रिसेंटली जो अंबानी के बेटे के जो प्री वेडिंग सेरेमनीज में जितने लोग आए, चाहे वो मार्क जुकर्सबर्ग हो या बिल गेट्स हो, तो उनका मतलब दिलचस्पी यही नहीं था कि वो उनके दोस्त हैं या फैमिली फ्रेंड्स हैं। उनको मालूम है कि अगर इंडिया में मार्केट में स्पेस बनाना है तो अंबानी से क्लोज होना जो है बहुत जरूरी है। तो ये मतलब मैटर करता है और ये हम लोग जो है देखते हैं। उसके बाद जो इतना बड़ा मार्केट होने के बावजूद हम लोग देखते हैं कि जॉब्स और अनएम्प्लॉयमेंट इतना ही है। उसका मेजर रीजन ये है कि हम लोग देखते हैं कि जो अनऑर्गेनाइज मार्केट है, तकरीबन 83% ऑफ जॉब होल्डर्स को जो एम्प्लॉयमेंट देता है। और ऑर्गेनाइज सेक्टर है सिर्फ 17% लोगों को जो है एम्प्लॉयमेंट देता है। तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर हम लोग देखते हैं कि लास्ट जब से बीजेपी की गवर्नमेंट आई है वो धीरे धीरे चाहे वो नोटबंदी हो, जीएसटी हो या कोरोना हो, ये सारे चीजों में जो है अनऑर्गेनाइज मार्केट बहुत बड़े पैमाने पर जो है खत्म हुए हैं। बहुत सारे जो छोटे छोटे कंपनीज हैं वो पूरे जो है खत्म होते जा रहे हैं। और पूरा जितना भी मतलब पूरा जो इंडिया का जो रिसोर्सेस है, चाहे वो एयरपोर्ट्स हो, सी पोर्ट्स हो या दूसरे जितने भी चीजें हैं, वो सिर्फ अदानी ग्रुप को फेवर करने में जो है आज लगी है। एक जो स्टेटिस्टिक्स जो अगर हम लोग देखेंगे तो इंडिया में सबसे बड़ा जो एम्प्लॉयर है वो जो है टाटा है। मतलब 100 से ज्यादा कंपनीज हैं उनके, लेकिन 10 लाख लोगों को जो है वो एम्प्लॉय करता है। उसके बाद रिलायंस है, 3,80,000 है, फिर कॉग्निसेंट है 3,47,000 है, इन्फोसिस है 3,17,000 है, और इसी तरह एक्सेंचर, विप्रो, एचसीएल, ये सारे लोग जो है बड़े एम्प्लॉयर्स हैं इंडिया में। लेकिन जिसको पूरा हिंदुस्तान दिया जा रहा है अदानी ग्रुप, अगर उसका क्यूमुलेटिव पूरे कंपनीज को भी मिलाएंगे तो सिर्फ 23,000 लोगों को जो है वो एम्प्लॉय करता है। ये विकिपीडिया का डेटा है। हालांकि उसके वेबसाइट में 43,000 बताते हैं, लेकिन 23 to 25,000 लोगों को जो है एम्प्लॉय करता है। और हम लोग देखते हैं कि गवर्नमेंट जो प्राइवेट सेक्टर है स्पेशली अदानी ग्रुप को ज्यादा प्रमोट कर रही है और अनऑर्गेनाइज सेक्टर को जो है धीरे धीरे वो खत्म कर रही है। तो हम लोग वैसे थे मुस्लिम, इसमें एक बहुत बड़ा रोल है जो आइंदा आने वाले सालों में जो है हम लोगों को इसके ऊपर काम करना है। कुछ डार्क रियलिटीज भी हैं जो उसके ऊपर हम लोगों को सोचना है। सबसे पहले तो ये है कि खुद हिंदुस्तान में एक तो ये भी बात आ रही है कि अगर ये लोग फिर से सत्ता में आएंगे तो मुसलमानों को मतलब वोटिंग राइट्स और बाकी चीजें तो रहेंगी ही, लेकिन अभी भी हम लोग देखते हैं कि जो गवर्नमेंट जॉब्स हैं उसमें तो पहले से ही साइडलाइन किया जा रहा है। इवन प्राइवेट जॉब्स में भी जो है मुसलमानों को साइडलाइन किया जा रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा रियलिटी है जिसको हम लोगों को फेस करना है। और इसीलिए जो है जो बिजनेस में ज्यादा से ज्यादा हम लोगों का इन्वॉल्वमेंट और बिजनेस में बड़े लेवल पे करना जो है बहुत जरूरी है। उसके अलावा हम लोग देखते हैं कि जो गल्फ का दरवाजा है वो धीरे धीरे जो है खत्म होते जा रहा है। इवन सऊदी में हम लोग देखते हैं कि जो सऊदीजाइजेशन का जो अभी ड्राइव चला है, वो लोग सिर्फ हिंदुस्तान से जो है लेबर उनको चाहिए, बाकी
इवन जो बेसिक अकाउंटिंग होने दो, कैश काउंटर होने दो, आज आज अगर आप लोग देखेंगे तो मैक्सिमम वहाँ पे जो है सऊदीज नेशनल, और बहुत सारे इनके पॉलिसीज हैं। अगर आप कंपनी खोलते हैं तो मिनिमम इतना सऊदी आपको रखना ही है। तो ये धीरे धीरे बाकी जीसीसी में भी फैलेगा। और जिस तरह पहले लोग 12th के बाद, ग्रेजुएशन के बाद या इंजीनियरिंग के बाद जो गल्फ जाते थे, वो आज आसान नहीं हुआ है। और सब लोग जानते हैं कि कितना मुश्किल है कि कोई फ्री वीजा पे जाके वहाँ पे जो है जॉब्स ढूंढना और जॉब्स करके जो है वहाँ पे सेटल होना। और इसकी वजह से जो गल्फ होने दो या इंडिया में जो जॉब्स वगैरह नहीं मिल रहा है, उसमें हम लोग देखते हैं कि जो मुस्लिम यूथ जो जिनको हम लोग फ्यूचर ऑफ इंडियन मुस्लिम लीडरशिप कहेंगे या फ्यूचर ऑफ इंडियन मुस्लिम्स कहेंगे, वो एक बहुत बड़ा तबका ऐसा है जो जल्दी पैसे कमाने के चक्कर में जो है, जो गोल्ड स्मगलिंग होने दो या ड्रग्स होने दो या ऐसे काम, काउ स्मगलिंग होने दो, ये सारे तिजारत जो है उसको पसंद आते हैं, क्योंकि इसमें पैसा बहुत है, जल्दी पैसा मिलता है। और उसको जो है वो एक विजन लेके अपना बिजनेस बढ़ाना या लॉन्ग टर्म विजन उसके पास जो है नहीं है। तो ये कुछ डार्क रियलिटीज है जो हम लोगों को मजबूर करती हैं कि हम लोग भी जो है इसके ऊपर जो है गौर करना है। सूर्य कसस में जो आयत मैंने शुरू में तिलावत की, उसमें अल्लाह ताला फरमाता है कि जो माल अल्लाह ने तुझे दिया है उसमें अपना आखिरत का घर बना, और दुनिया में अपना हिस्सा फरामोश मत कर। एहसान कर जिस तरह अल्लाह ने तेरे साथ एहसान किया है, और जमीन में फसाद बर्पा न कर। अल्लाह ताला मुफसिदों को पसंद नहीं करता। तो ये जो आयत नंबर 77 है, उसमें अल्लाह ताला एक ही आयत में 4 स्टेजेस, जो लोग पैसे वाले हैं, जो लोग बिजनेसमैन हैं या जिनको अल्लाह ताला ने पैसा दिया है, तो अल्लाह ताला कहता है कि ये 4 चीजें हैं जो करना है। हालांकि ये इसका बैकग्राउंड ये है कि जो फिरौन था तो उसको उसके जो लोग थे उन्होंने ये 4 चीजें बताई थी। लेकिन ये जो लोग पैसे वाले हैं, जो जिनको अल्लाह ताला ने पैसा दिया है, तो उनके लिए ये चीज जो है लागू होती है। सबसे पहला तो ये है कि जो माल अल्लाह ने हम लोगों को दिया है उसमें हमको अपना आखिरत बनाना है। तो ये जो हम लोग नॉर्मली सदका खैरात और चैरिटी डोनेशन वगैरह करते हैं, तो उसमें हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा कोशिश करनी चाहिए कि हम लोग अल्लाह ताला ने जिन लोगों को मदद करने के लिए या जिन इसमें खर्च करने के लिए कहा है, हम लोग उसमें खर्च करें और अपना जो है आखिरत बनाएं। उसके बाद अल्लाह ताला कहता है कि दुनिया में अपना हिसाब फरामोश मत कर। बहुत सारे लोग यही कहते हैं कि दुनिया में जो है कम से कम, मतलब एक जुहद की जिंदगी जो है गुजारना चाहिए। लेकिन और बहुत सारे लोग बिजनेस करते भी हैं, तो एक लेवल तक जाकर जो है वो रुक जाते हैं और वो एक्सपांड नहीं करते। और उनका ये कहना होता है कि अब कमाना है तो किसके लिए कमाना है, बच्चों की शादी हुई है, बेटा भी सेटल हुआ है, अभी ज्यादा एक्सपांड जो है नहीं करना है, तो मैं अपने बिजनेस को यहीं पर जो है या तो खत्म करता हूँ या यहीं तक जो है महदूद रखता हूँ, और जो है ग्रो होने की जरूरत नहीं है। लेकिन अल्लाह ताला यहाँ पे कहता है कि दुनिया में अपना हिस्सा जो है फरामोश नहीं करनी चाहिए। इसका मतलब यह है कि जो स्किल्स अल्लाह ताला ने हम लोगों को दिया है, जो एक्सपीरियंस हम लोगों को अल्लाह ताला ने दिया है, तो तकाजा यही करता है कि हम लोग जो है एक्सपांड करें, क्योंकि हमारा पर्सनल जो रिक्वायरमेंट है या हमारी जो ज़रूरतें हैं, तो वो ज़रूरतों तक जो है ख़त्म नहीं होना है। हम लोगों को फिर मिल्लत के बारे में सोचना है, उम्मत के बारे में सोचना है। बहुत सारे जो लोग अनएम्प्लॉयमेंट है या जो लोग मिस्कीन है, उनका भी हम लोगों को ख्याल जो है रखना चाहिए। अगर हम लोग अगर बिजनेस में हैं या अल्लाह ताला हम लोगों को बिजनेस में बरकत दे रहा है, हम लोग ग्रो करने की कैपेसिटी सकते हैं, स्केल अप कर सकते हैं, तो हम लोगों को स्केल अप करना चाहिए। क्योंकि ये जितना भी एक्सपीरियंस और ये जितना भी स्किल सेट्स अल्लाह ताला ने हम लोगों को दिया है, ये सिर्फ हमारी जरूरतों के लिए नहीं था, बल्कि सोसाइटी के जरूरत के लिए, सोसाइटी के ट्रांसफॉर्मेशन के लिए भी अल्लाह ताला ने ये स्किल और एक्सपीरियंस दिया है। तो अगर हम लोग 5 एम्प्लॉयर्स से हमारा बिजनेस चला रहे हैं, तो जरूरत इस बात की है हम लोग उसको डबल करें, 5 करें, 5 से 10 करें, 50 करें, 100 करें, ताकि 100 लोगों की फैमिलीज का जो जिम्मा है वो हमारे अंदर आ जाएगा और हम लोग 100
फैमिलीज को जो है सस्टेन कर सकते हैं। तो ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। और अल्लाह ताला जो कुरान में कहता है कि दुनिया में जो तुम्हारा हिस्सा है, क्योंकि दुनिया में जो हिस्सा है वो अल्लाह ताला डिटरमिन करता है। अल्लाह ताला को मालूम है कि कितना हम लोग ग्रो कर सकते हैं, कितने हमारे अंदर स्किल है, कितने हमारे अंदर जो है एक्सपीरियंस है। उसके बाद अल्लाह ताला कहता है कि एहसान कर जिस तरह अल्लाह ने तेरे साथ एहसान किया है। बहुत सारे लोग इसका जब ट्रांसलेट करते हैं वो ये कहते हैं कि हम लोग जब एहसान करेंगे तो वो यही है कि सदका है, खैरात है। लेकिन वो पॉइंट अल्लाह ताला ने ऑलरेडी पहले पॉइंट में बता दिया है कि जो माल अल्लाह ताला ने तुझसे तुझे दिया है उससे अपना आखिरत में घर बना। तो ये सदका खैरात वगैरह वो पॉइंट में आता है। ये जो तीसरा पॉइंट है, एहसान कर जिस तरह अल्लाह ताला ने तेरे साथ एहसान किया है, उसका मतलब ये है कि अगर अल्लाह ताला ने हम लोगों को कोई एक स्किल सिखाया है या अगर हम लोग कोई बिजनेस जानते हैं तो जरूरत इस बात की है कि हम लोग दूसरों को भी जो है बिजनेस में आगे बढ़ाएं। ये असल में हम लोग देखते हैं कि दूसरे कम्युनिटीज में ये एक अच्छा खासा वैल्यू है कि वो लोग अपने लोगों को जो है आगे बढ़ाते हैं। लेकिन मुसलमानों में हम लोग देखते हैं कि ये वैल्यू बहुत कम दिखती है कि दूसरों को भी आगे बढ़ाना। कोई भी हमारे हमारे इंडस्ट्री में हो, अगर उसके कुछ प्रॉब्लम्स हैं हम लोग उसको सॉल्व करें, उसको भी जो है ग्रो करने में हम लोग भी साथ दें। क्योंकि अल्लाह ताला ने सबको जो है अलग अलग स्किल्स दिए हैं, अलग अलग एक्सपीरियंसेस दिए हैं, अलग अलग जो है टैलेंट दिए हैं। तो हमारा कोई भाई है जो सिमिलर इंडस्ट्री का है या सिमिलर इंडस्ट्री का नहीं भी है, अगर वो हम लोग देखते हैं कि वो अगर स्ट्रगल कर रहा है और हम लोग उसकी मदद कर सकते हैं तो हम लोगों को जो है उसकी मदद करना है। क्योंकि अल्लाह ताला कह रहा है कि एहसान कर जिस तरह अल्लाह ने तेरे साथ एहसान किया है। और ये जो बिजनेस में हम लोग जो ग्रो हुए हैं या जो माल अल्लाह ताला हम लोगों को दे रहा है वो अल्लाह ताला की एक देन है। अगर हम लोग ये सोचें कि ये पूरा मैंने इतना बड़ा एक बिजनेस एम्पायर खड़ा किया है, मैं बिजनेस कर रहा हूँ, मैं क्यों दूसरों को सिखाऊं, क्योंकि मैं अगर दूसरों को सिखाऊंगा तो वो आकर जो है मेरे ही कॉम्पिटिटर बनेंगे और मेरे ही बिजनेस को बंद करेंगे। तो ये मेंटालिटी जो है हमारा नहीं होना चाहिए। और आखिर में अल्लाह ताला कहता है कि जमीन में फसाद बर्पा मत कर, अल्लाह ताला मुफसिदों को पसंद नहीं करता। तो जो चौथा जो चीज है वो अल्लाह ताला कह रहा है कि तुम्हारा जो माल है या तुम्हारा जो बिजनेस है वो सोशल ट्रांसफॉर्मेशन में जो है काम आना है। अगर तुम सोसाइटी में अपने बिजनेस से, अपने पैसे से फसाद को रोक सकते हो, और हम लोग सब लोग जानते हैं कि किस तरह छोटे लेवल पर, पंचायत लेवल पर हम लोग हमारे पैसे से, हमारे बिजनेस से जो है इम्पैक्ट कर सकते हैं। और जितने भी मतलब जो एमएलए वगैरह होते हैं उनका कारोबार ही होता है जो सस्टेन करता है और उनको और मतलब फसाद फैलाने में जो है मदद करता है। वो एमएलए के लेवल पे वो एमएलए का है या स्टेट लेवल पे जो बड़े बड़े बिजनेसेस हैं, तो ये जो फसाद फैलाने में जो है यही लोग जो है काम करते हैं। तो अल्लाह ताला हम लोगों को ये कह रहा है कि ये जो बिजनेस है, ये जो माल है, उसमें ये चीजें जो है रोकनी है। और अगर हम लोग ये चार चीजें देखेंगे तो अल्लाह ताला ने इसको जो है क्रोनोलॉजिकली आसान से मुश्किल कामों का इसमें जो है क्रोनोलॉजिकली एक्सप्लेन किया है। सबसे इजी काम यही है कि अल्लाह ताला ने हम लोगों को जो पैसा दिया है, जो बिजनेस दिया है, तो उसमें हम लोग सदका, खैरात, ज़कात वगैरह निकालते हैं और लोगों की जो है भलाई करते हैं। ये सबसे जो है इजी काम है। उसके बाद दूसरा जो मुश्किल काम है वो ये है कि दुनिया में अपने हिस्सा फरामोश मत कर। अल्लाह ताला कह रहा है कि अगर तुम्हारा बिजनेस एक लेवल तक पहुंचा है तो तुम्हारी जरूरतें पूरी हुई हैं तो उसको और एक्सपांड करना है, उसको और एक्सपांड करके ज्यादा लोगों को एम्प्लॉय करना है। तीसरा जो मुश्किल काम है वो ये है कि एहसान कर जिस तरह अल्लाह ताला ने तुम्हारे साथ एहसान किया है, मतलब दूसरों को भी आगे बढ़ाना, दूसरों को भी बिजनेस में ग्रो कराना। और चौथा अल्लाह ताला जो सबसे मुश्किल काम ये है कि जमीन में फसाद बर्पा मत कर, मतलब ये जो फसाद जो हो रहा है उसको रोकना जो है ये सबसे मुश्किल काम है। अगर हमारा बिजनेस एक बड़े लेवल पे है और हमारी जो गांव है या जो सिटी है उसमें अगर हम लोगों को फसाद रोकना है तो वो डायरेक्टली सीधे सीधे ऐसे लोगों से मतलब टक्कर लेना है या पंगा लेना है जो ऑलरेडी सोसाइटी को कंट्रोल कर रहे हैं, चाहे वो सरपंच हो सकता है या एमएलसी हो सकता है, एमएलए हो सकता है। तो ये चार काम अल्लाह ताला ने जो है गिनाए हैं कि जो लोग पैसे वाले हैं, जो लोग बिजनेस करते हैं, तो वो
चार जो है लोगों को ये काम करना है। तो ये कुछ चीजें थी जो मैंने आपके सामने इम्पैक्ट ऑफ बिजनेस ऑन सोशल ट्रांसफॉर्मेशन के ताल्लुक से रखा है। और जरूरत इस बात की है कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा बिजनेस ओरिएंटेशन हमारे यूथ में और हमारे मिल्लत में जो है ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि आने वाले जो कुछ साल हैं वो मुसलमानों के ऊपर मुश्किल है, जो हिंदुस्तान में जो हालात वगैरह बन रहे हैं। लेकिन उसमें यही है कि हम लोग बिजनेस में अगर ज्यादा लोगों को प्रमोट करेंगे, ज्यादा क्योंकि ये सिर्फ मुसलमानों का ही मसला नहीं है, जो जॉब्स का और एम्प्लॉयमेंट का जो मसला है वो नॉन मुस्लिम्स में भी और पूरे सोसाइटी में भी जो है एक बहुत बड़ा मसला बनकर जो है उभर रहा है। और जो लोग जो इन्फ्लुएंसर ध्रुव राठी वगैरह को फॉलो करते हैं, जो रिसेंटली जॉब्स के ताल्लुक से उन्होंने डेटा और स्टेटिस्टिक्स वगैरह दिया है, तो बहुत सारे लोग वाकिफ हैं कि आज इंडिया में रियलिटी क्या है। इतना कभी जो है जॉब्स के ताल्लुक से, हालांकि हजारों और लाखों लोग जो है हर साल ग्रेजुएट्स और ये सारे बन रहे हैं, लेकिन उनके पास भी जो है जॉब्स नहीं है। तो अल्लाह ताला हम लोगों को तौफीक दे कि हम लोग बिजनेस के ताल्लुक से खुद भी आगे बढ़े, और जो हमारा सर्कल है, सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस है, उसमें भी हम लोग जो है ज्यादा से ज्यादा इसको प्रमोट करने की कोशिश करें। आमीन वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाह खैर। जनाब अनीस साहब, सवाल जवाबों की नशिस्त शुरू किया जाता है। आज की लेक्चर की रोशनी में आपके पास कोई सवालात हों तो मौसूफ से ज़रूर पूछ सकते हैं। सामीन से दरख्वास्त है कि कोई सवाल हो, माइक दीजिए वहाँ पे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम। मैं मोहम्मद खालिद। सबसे पहले तो मैं आपका दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। इस टॉपिक पर मैं सोच रहा था कि इस मजलिस में कब बात होगी और आज बात हुई। मैं आपकी बात से बहुत ज़्यादा एग्री करता हूँ कि आज ये जो दुबई में या और भी GCC के अंदर ये जो टेम्पल वगैरह ओपन हो रहे हैं, ये वजह यही है कि ये लोग स्ट्रोंग हो रहे हैं बिजनेस में। और आपने इसके ऊपर अपनी बात रखी, रोशनी डाली, मुझे बहुत अच्छी लगी। अजान हो रही है यहाँ पर, जी अजान के जी बाद में जी। मत जी। अस्सलाम वालेकुम। कंटिन्यू कीजिए। जी,
दोनों बातों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने एक तो जॉब्स में है, ज़्यादा से ज़्यादा जॉब्स के अंदर हमें कैसे अपने आदमियों को सेट करना है, दूसरा बिजनेस में, तीसरा मेरा एक मशवरा है जो आप अगर आप बात कहेंगे तो शायद ज़्यादा अमल करेंगे। यहाँ जीसीसी में बहरीन की बात कर रहा हूँ, तो बहुत से लोग हैं जो अभी भी महरूम हैं, आप जैसे से लोगों के सेमिनार में यहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे। तो आप जो है हमें गाइड करें कि उन लोगों को हम यहाँ तक कैसे लेकर आए। उसके लिए स्पेशल आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि यहाँ के मोजिज लोगों से भी कहें और हमें भी गाइड करें। बाकी आपने दोनों बात रखी है, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बहुत आपका दिल की गहराई से शुक्रिया। 1 मिनट का टाइम लेते हुए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं 5 महीने तक जॉबलेस रहा और कम से कम 15-20 लोगों के पास में गया, अपनी कम्युनिटी के लोगों के पास। हमारे अंदर इतनी लापरवाही कह सकते हैं, कभी उन्होंने रिटर्न करके ये नहीं पूछा कि भाई क्या हुआ जॉब का। अल्हम्दुलिल्लाह आपने बात रखी, इंशाल्लाह मैं भी अमल करूंगा और अपने साथियों से भी कहूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा हम जो लोग हैं अपने लोगों को खींचेंगे इंशाल्लाह। सामीन से दरख्वास्त है कि सवाल सवाल हो, सवाल जवाब ना हो, मुख्तसर सवाल किया जाए। जी मौसूफ, आप जवाब दीजिए। जी, ये बात सही है कि हम लोग कम्युनिटी के अंदर देखते हैं कि एक दूसरे को प्रमोट करने का जज्बा, चाहे वो जॉब्स में हो या बिजनेस में हो या पैसों की जब जरूरत आती है, तो भी हम लोग देखते हैं कि कम्युनिटी के अंदर ये बहुत ही जो है लैकिंग है। और हम लोग स्पेशली अगर मारवाड़ी कम्युनिटी को अगर देखें, क्योंकि अभी जितना भी जो मुस्लिम्स हैं, अगर इंडिया में वगैरह देखेंगे तो सबसे ज्यादा उन्हीं को गालियां देते हैं कि वो लोग आके पूरा बिजनेस जो है खत्म किए, हम लोग बिजनेस वगैरह करते थे वो लोग आके। लेकिन उनके अंदर हम लोग देखेंगे तो कुछ वैल्यूज जो फितरतन मुसलमानों में जो होने चाहिए थे, वो आज हमारे अंदर नहीं है, बल्कि उनके अंदर ज्यादा है। मसलन एक तो ये है कि जो तवक्कुल है, जो बिजनेस करने के ताल्लुक से है, तो वो ये है कि हम लोग आज जो है हमारे कंफर्ट जोन में बिजनेस करना चाहते हैं या तिजारत करना चाहते हैं। तो वो, लेकिन मारवाड़ीज हम लोग देखते हैं कि उनको, उनके लिए जो है या डू और डाई है, या तो बिजनेस करना है या और उनके लिए ऑप्शन जो है मारवाड़ रीजन में नहीं है। तो ये जो तवक्कुल का मामला है, तो वो हम लोग देखते हैं कि ज्यादा उनके अंदर है। इसी तरह जो दूसरा जो बिजनेस इंस्टिंक्ट है, मतलब मारवाड़ीज में हम लोग देखते हैं कि बच्चों को बचपन से ही, अगर वो छोटा दुकानदार है तो वो हम लोग देखते हैं कि स्कूल के बाद वो बच्चा जो है वो दुकान में आएगा, चाहे वो स्टेशनरी का दुकान हो, मिठाई का दुकान हो, या बड़े बड़े जो कंपनीज, मतलब जो मल्टीनेशनल कंपनीज है इंडिया के, उनके बच्चों को भी बचपन से ही ओरिएंटेशन दिया जाता है कि आप चाहे कैम्ब्रिज में सीखो, ऑक्सफोर्ड में सीखो, स्टैनफोर्ड में सीखो, लेकिन वापस आपको जो है फैमिली बिजनेस ही ज्वाइन करना है। इसी तरह जो सिंप्लिसिटी होता है या जो हम्बलनेस होता है, वो हम लोग देखते हैं कि मारवाड़ीज कितना भी वॉल्यूम में बिजनेस करते हो, लेकिन उनके अंदर एक सिंप्लिसिटी होती है, हम्बलनेस होता है। लेकिन वही मुसलमान का अगर हम लोग देखेंगे, थोड़ा भी एक बड़े लेवल पे बिजनेस करता है, तो वो जो एरोगेंस है वो दिख कर जो है आता है। इसी तरह जो कम्युनिटी को सपोर्ट करना हो, कोई भी मारवाड़ी अगर शुरू करना चाहता है, वो बहुत ही कम इंटरेस्ट में जो है लोगों को पैसा देते हैं अपने कम्युनिटी में और जो है सपोर्ट करते हैं। लेकिन वही अगर आप मुसलमान कोई बिजनेस शुरू करना चाहता है, तो दूसरा मुसलमान उसको हेल्प नहीं करेगा। ये एक रियलिटी है जो हम लोगों को एक्सेप्ट करना है। इसी तरह जो नमाज के औकात हैं, अल्लाह ताला हम लोगों को कहता है कि फजर होने के बाद जो है आपको तैयार होना है, बिजनेस शुरू करना है। हम लोग देखते हैं कि मारवाड़ी चाहे वो छोटे मोटे जो दुकानें जो हम लोग सोसाइटी में देखते हैं, 8 बजे जो है वो खुलते हैं, 8 बजे से शुरू करते हैं। लेकिन जो मुस्लिम सोसाइटीज हैं, 10 होने दो, 11 होने दो, उसके बाद ही जो है शुरू होती हैं। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं। ये फिर जो मारवाड़ीज अक्सर अगर आप लोग स्टडी करेंगे तो इवन बड़े बड़े फैमिलीज में 10 साढ़े 10 तक जो है उनके लाइट्स ऑफ होते हैं। लेकिन मुसलमानों के जो दावतें हैं वो शुरू होती हैं ईशा के बाद। तो ये इनबिल्ट जो अल्लाह ताला ने फितरतन जो क्वालिटीज हमारे अंदर होने चाहिए थे, वो आज हमारे अंदर नहीं है, उनके अंदर ज्यादा है। तो वो तरक्की कर रहे हैं। मतलब वैल्यूज यूनिवर्सल है, अगर हम लोग फॉलो करेंगे तो हम लोग कामयाब होंगे, वो लोग फॉलो करेंगे तो वो लोग जो है कामयाब होंगे। जी। जी जज़ाकल्लाह खैर। और सामीन की तरफ से कोई और सवाल? जी मौसूफ, एक सवाल मेरे तरफ से भी है कि जी। आपने www.sehat.com
या आपका फैमिली बिजनेस है, जी तो ज़रा इसकी तफसील हमें भी बताएं, सामीन सुनना चाहते हैं कि ये है क्या। जी असल में ये मछली का कारोबार है। मतलब हमारे दादा वगैरह मछली के कारोबार में ही थे। फिर ये अब्बा ने 1988 में कैनिंग इंडस्ट्री शुरू किया, मतलब फैक्ट्री शुरू किया 88 में। और आज हम लोग 3 भाई हैं, सेकेंड जनरेशन है जो इसको कंटिन्यू करें। अब्बा भी हैं और तकरीबन 360 380 एम्प्लॉयज़ हैं हमारे। और ये जो मछली जो डब्बे में आती है, बहरीन में वगैरह सब लोगों ने देखा होगा, कैन टूना वगैरह वहाँ पे कॉमन है। तो वो हम लोग जो है मैन्युफैक्चर करते हैं। तो दुबई में ऑफिस है, इंशाल्लाह सऊदी में भी रजिस्ट्रेशन वगैरह हुआ है, अफ्रीका में ऑफिसेज हैं। और उसके अलावा एक्सपोर्ट्स भी तकरीबन 14 कंट्रीज में एक्सपोर्ट है। उसके अलावा जो इंडिया का जो डिफेंस है, इंडियन आर्मी है, उसको भी 2008 से हम लोग सप्लाई कर रहे हैं। उसके अलावा नेपाल की आर्मी है, या बांग्लादेश की नेवी है, या यूनाइटेड नेशंस के जो पीस कीपिंग फोर्सेस हैं, चाहे वो लेबनान हो, कॉन्गो हो, सोमालिया हो, ये सारे जगह पे जो है हम लोग सप्लाई करते हैं। माशाल्लाह। जी ब्रदर, आपका सवाल क्या है। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा। आपने जो बात की है बिजनेस से रिलेटेड, बहुत अच्छी बात है। लेकिन बात करना बहुत इजी होता है, लेकिन बिजनेस स्टार्ट करने के लिए हमें फाइनेंशियली स्ट्रांग होना चाहिए। और जी। जो जो खानदानी फाइनेंशियली स्ट्रांग है उनके लिए बिजनेस करना बहुत इजी है। लेकिन हम्म, जो न्यू जनरेशन है, वो अपन का जो तबका है, सब मालदार नहीं है, क्योंकि बिजनेस करने के लिए पैसा चाहिए होता है। अपन इंटरेस्ट भी नहीं ले सकते, एज ए इस्लामिक रूल्स है। तो आप हमें आइडिया दें कि बिजनेस स्टार्ट कैसे करें। जी असल में ये अक्सर बात आती है कि बिजनेस अगर करना है तो पैसे की ज़रूरत है, नहीं तो आप पैसा मतलब बिजनेस नहीं कर सकते। लेकिन जितने भी आज बड़े टेक कंपनीज हैं, उनकी अगर आप शुरुआत देखेंगे, चाहे वो फेसबुक का हो, वो पैसे से शुरू नहीं हुआ था, आइडिया से शुरू हुआ था। व्हाट्सएप होने दो, वो पैसे से शुरू नहीं हुआ था, आइडिया से शुरू हुआ था। तो आज जो है जितने भी इन्वेस्टर्स हैं, जो लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वो लोग ऐसे लोगों को देख रहे हैं जिनके पास आइडियाज हैं। वो लोग लोगों को ये देख नहीं रहे हैं कि उसके अंदर काबिलियत कितना है, वो कितना घंटा काम करेगा, या कितना हार्ड वर्किंग है, कितना हॉनेस्ट है। लोग उसके ऊपर इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं आइडियाज के ऊपर। अगर आपके पास आइडियाज है तो इन्वेस्टर्स खुद ब खुद जो है आपके पास आएंगे। और आइडियाज भी ऐसे नहीं, मतलब वो लोग तो इंटरव्यू लेंगे और पूरा वो सारा सिस्टम रहेगा। लेकिन फोकस यही है कि आज कोई भी आइडिया अगर क्लिक होती है तो वो एक बहुत बड़ा सोसाइटी को जो है चेंज करने में एक बहुत बड़ा रोल भी प्ले करती है, और उसमें पैसा भी जो लोग जो है बहुत कमाते हैं। तो ये एक रियलिटी है कि आज आइडियाज का दौर है। आज आइडियाज आपके पास हो तो ऑटोमेटिकली लोग जो है आपके ऊपर इन्वेस्ट करना पसंद करेंगे। और एक ये सोसाइटी का एक डार्क रियलिटी भी है कि जिस तरह मैंने कहा कि दूसरे जो कम्युनिटीज हैं, मारवाड़ी जी नहीं, इवन आप मुसलमान है, जो मेमन कम्युनिटी है, खोजा कम्युनिटी है, उसमें भी अगर आप देखेंगे तो कोई भी बिजनेस अगर करना चाहता है तो लोग उसके ऊपर इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन ये बदकिस्मती है कि हमारे मुआशरे में ये चीज़ बन गई है कि मैं अगर किसी को पैसा देता हूँ तो वो पैसा रिटर्न आता नहीं है, तो मैं इसीलिए जो है पैसा देता नहीं हूँ। तो ये माइंडसेट चेंज करने के लिए टाइम लगेगा, इसमें बहुत मेहनत लगेगी। लेकिन ये भी एक रियलिटी है कि आज का दौर जो है आइडियाज़ का है। कोई भी अगर आपके पास आइडिया ऐसा है, तो आपके दोस्त हों या रिलेटिव्स हों, कोई भी जो है आप आपको इन्वेस्ट करने के लिए तैयार होगा। और एक बात ये भी है कि जो लोग हमेशा ये माइंडसेट रखते हैं कि अगर मेरे पास पैसा है तो ही मैं बिजनेस करूंगा, तो ऐसे लोग कभी जो है बिजनेस में सक्सेसफुल होते नहीं है। तो ये बहुत सारे जो बिजनेस स्टडीज हुई हैं, जिनके ऊपर रिसर्च हुआ है, एनालिसिस हुआ है, वो लोग यही कहते हैं कि जो माइंडसेट है कि मेरे पास पैसा ही होगा तो ही मैं बिजनेस करूंगा, तो ये लोग सक्सेसफुल जो है नहीं होते। जी मौसूफ, एक और सवाल। जी। आप बताएं कि ये एक्सपांड करने का, तो जिसकी जी एक शॉप है या एक बिजनेस है, तो भी ये जी ऐसा भी होता है कि ये मतलब एक में सेटिस्फाई है, तो जी दूसरा ओपन करना नहीं करना, जैसा आप बता रहे थे कि एक्सपांड करना चाहिए। तो जब जी बोलते हैं कि औलाद अच्छी है तो क्यों कमाओ, औलाद खराब है तो क्यों कमाओ, जी तो ये इसमें आप कैसा, अभी के आज के दौर में एक्सपांड करना है या नहीं करना है जी इसमें जैसे। असल में वो कुरान का जो आयत है कि हम लोगों को दुनिया का जो अल्लाह ताला ने हिस्सा दिया है उससे महरूम नहीं होना है। इसका मतलब यही है कि आपकी ज़रूरतें पूरी हो गई हैं तो उसके बाद जो है मिल्लत की ज़रूरत है, सोसाइटी की ज़रूरत है,
आपको उसके लिए जो है काम करना है, आपको कभी भी सेटिस्फाई होके बैठना नहीं है। और ये जो एक्सपांशन का मामला है उसमें अक्सर जो चैलेंजेस आते हैं, एक तो फैमिली का आता है कि बहुत सारे ट्रेडिशनल बिजनेसेस ऐसे हैं जो बच्चे कंटिन्यू नहीं करना चाहते, बच्चे कंफर्ट जोन में आईटी रिलेटेड और ये सारी चीजें करना चाहती हैं। तो ये चैलेंज और ये पेरेंट के ऊपर भी है कि वो अपने नेक्स्ट जनरेशन को कैसे कन्विंस करें कि उनका जो ट्रेडिशनल बिजनेस है उसको अलग अंदाज में, अलग टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के साथ आगे कैसे बढ़ाएं। और बच्चों को भी चैलेंज है कि आज के जो ट्रेंड्स हैं, मतलब आज का जो एरा है उसमें अब्बा का बिजनेस को जो है कैसे नेक्स्ट लेवल तक लेके जा सकते हैं। तो ये चैलेंज दोनों तरफ है, दोनों को जो है उसमें मिल बैठ कर म्यूचुअली उसको जो है सॉल्व करना पड़ेगा। जज़ाकल्लाह खैर। मोहतरम सामईन, अभी आप मोहतरम अनीस मोहम्मद साहब का तफसीली बयान सुन रहे थे। हम उर्दू कम्युनिटी और तमाम सामईन के जानिब से आपका शुक्रगुजार हैं कि आप अपना कीमती वक्त निकाला और हमें इस्तिफ़ादा का मौका फ़राहम किया। हम सब तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं और साथ ही साथ तमाम सामईन का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह से दुआ गो हूँ कि हमारी इन कोशिशों को कबूल फरमाए। जज़ाकल्लाह खैर। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब अनीस मोहम्मद साहब। एक ऐलान बिलखुसूस नौजवानों के लिए